विदिशा में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप भानु शर्मा है हमारे साथ, जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस वक्त विदिशा में लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। सर, आपसे सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जब सामने खड़ी होती है, जो मुख्यमंत्री रह चुके हों, 5 बार सांसद रह चुके हों, 6 बार विधायक रह चुके हों, तो क्या मन में एक निराशा रहती है कि हारना तो है ही? ऐसा कतई नहीं है और कोई बड़ी शख्सियत नहीं है। शख्सियत की पहचान उसके नाम और काम से होती है। 3 बार 6 बार कोई सांसद रह जाए या पूर्व मुख्यमंत्री हो जाए, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। जैसे वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वैसे ही मैं प्रत्याशी हूं लोकसभा का और 2 बार 2 टर्म विदिशा रायसेन लोकसभा से सांसद रहा हूं और 91 में अटल जी के सामने मैंने चुनाव लड़ा है और दमदारी से चुनाव लड़ा है। क्षेत्र के कार्यकर्ता ने पोलिंग बूथ लेवल पर उनको जवाब दिया है। अटल जी से बड़ी हस्ती तो नहीं है वो। जनता के मन में जो सवाल होते हैं वो नेता से पूछने जरूरी होते हैं जी। जो इस समय स्थिति है, ये एक आम नैरेटिव बीजेपी की ओर से बना हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान तो निश्चित रूप से जीतेंगे। ऐसे नैरेटिव से कैसे लड़ते हैं आप? हम अपने जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका नैरेटिव सेल्फ प्रोपेल्ड है। हमारा नैरेटिव जनता का जीतने का विश्वास, जनता जनार्दन का समर्थन, आशीर्वाद, क्षेत्र में एक पहचान, विकास, जो हमने 10 साल सांसद रहकर इसी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। एक मजबूत जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में हमने इंदिरा जी के साथ काम किया 80 से 84, फिर 84 से लेकर 89 90 तक राजीव गांधी जी के साथ काम किया, क्षेत्र का विकास किया। और एक इंजीनियर होने के नाते मुझे जो महत्व मेरी लीडरशिप से, इंदिरा जी से, राजीव गांधी से मिला और एक क्षेत्र में विकास के काम हुए, वो मैंने करके दिखाया है। सिर्फ कोई घोषणाएं नहीं करी, घोषणावीर जैसी। और जिस तरह से आप देखेंगे, जब मैं सांसद पहले बना था और इसके पहले बहुत भाजपा के, जनसंघ के, जनता पार्टी के लोग जीत कर जाते थे, पर हमारे 3,3200 गांव में से सिर्फ 13% 14% बिजली थी। और जब 91 में अटल जी के साथ चुनाव लड़ा और उसमें हम हारे, उस समय तक 90% विद्युतीकरण, 100% विद्युतीकरण योजना में पूरे विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में हो गया था। और उस समय ये बाहर सगड़ की हमारी सिंचाई योजनाएं अधूरी पड़ी थी। फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से उनको नहीं स्वीकृति मिल पाई थी। कोलार बांध, जो एक बहुत बड़ा बांध है, जीवनदायिनी नदी के ऊपर, कोलार नदी पर बना है, रेहटी नसरुल्लागंज के बीच में, वो करीब 150-200 करोड़ का बांध है और हजारों एकड़ जमीन उससे सिंचित हो रही है। क्या ये इतिहास जनता को याद रहता है? जनता ही कह रही है। बांध को बनाने वाला बुधनी का, कोलार डैम का भागीरथ आज बुधनी का दौरा कर रहा है, जहां से वो विधायक हैं शिवराज सिंह जी। कल ही कहा है ये उन्होंने। जो बीजेपी कह रही है कि देश में मोदी की लहर है, क्या आप उसको जरा भी स्वीकार करते हैं? देखिए, हमारा चुनाव कोई मोदी से नहीं है, मेरा चुनाव शिवराज सिंह से है। और विदिशा की जनता जनार्दन और विदिशा लोकसभा के जो जनता है, वो ये कह रही है कि इसने काम ही नहीं करा है। 12-14 साल वो सांसद रहे, यहाँ से 18 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, दिया तले अंधेरा कहाँ है? और शिवराज जी तो रायसेन में है। शिवराज जी ने तो हमसे भी कहा कि चुनाव तो मोदी जी के नाम पर हम लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके नाम में दम ही नहीं है। वो और क्या कहेंगे? हमारा चुनाव तो शिवराज सिंह और प्रताप भानु शर्मा के बीच में है, विदिशा की जनता जनार्दन के और विदिशा के विकास के बीच में है। उनके पास कोई उत्तर नहीं है विदिशा में क्या विकास किया है। सांसद के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कह चुका हूं, दिया तले अंधेरा है। हमारी जीवनदायिनी नदी है बेतवा रिवर, जो मंडीदीप से निकलती है, रायसेन होती है, होती हुई विदिशा संसदीय क्षेत्र से बसोदा और होती हुई निकल जाती है मुंगावली में। जिस मोदी फैक्टर की बात बीजेपी कर रही है, उसको आप कितना तवज्जो देते हैं? देखिए, मोदी फैक्टर भगवान राम के नाम से बड़ा तो नहीं है। भगवान के राम नाम को ही वो भी कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। भगवान राम तो सबके ही है। हम भी कह रहे हैं भगवान राम का मंदिर हमने बनवाया। राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए,
नरसिम्हा राव जी ने 67 एकड़ जमीन हम उसमें ली, और भगवान राम तो सबके हृदय में विराजमान है। जब हनुमान जी से पूछा गया था कि भगवान राम कहाँ है, तो उन्होंने कहा मेरे सीने में भगवान राम रहते हैं। तो आप 140 करोड़ जनता के हृदय में भगवान राम रहते हैं। कोई ठेकेदारी नहीं है नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनवाने और उसको ताला खुलवाने आदि का जो प्रकरण था उसको जनता के बीच में ले जाने में चूक गई? नहीं, कहीं चूक नहीं हुई। मोदी ने एक स्वयंभू नेता की तरह पूरा श्रेय लेने का प्रयास किया। मैं पूछता हूं आपसे कि उसमें शिवराज सिंह क्यों नहीं गए राम मंदिर के उद्घाटन में? मैं पूछता हूं आपसे भारत सरकार का गृह मंत्री क्यों नहीं गया? उनकी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं गया? तो ये सवाल बेमायने लगता है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गए? ये तो वही बताएंगे, मुझे लगता है सवाल नहीं है इसमें। उनसे पूछना चाहिए क्यों नहीं गए। मोदी से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। भगवान राम तो सबके हैं। उन्होंने नवधा भक्ति का संदेश दिया था भगवान राम ने। कोई बड़े बड़े घर में नहीं दिया था, महल में नहीं दिया था, शबरी की झोपड़ी में जाकर दिया था। और नवधा भक्ति क्या है जो मोदी जी से पूछ लेना आप, नहीं तो हमें बुला लेना, दोनों का आमने सामने आप इंटरव्यू कर लेना। तो चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, जीतने की दिशा में चल रहा है। अब ये हमारा जीतने का टर्न है, अब की बार कांग्रेस सरकार। तो ये जो आप जीत की बात कर रहे हैं कि आप शिवराज सिंह चौहान से जीत जाएंगे इलेक्शन में, जीत जाएंगे नहीं, जीतेंगे। उसके कारण बता दीजिए, 2-4 कारण कि आपको लगता हो कि जीतेंगे। और क्या ये आपका सच में भीतर का कमिटमेंट है? आपको ये आवाज आ रही है? ये अंतर आत्मा की आवाज है, भीतर का नहीं है। आत्मा से जो आवाज निकलती है वो सच निकलती है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहती है। और जिस व्यक्ति ने 32-33 साल विदिशा की जनता को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी नहीं दी, हमारी जीवन दायिनी नदी को जर्जर बना दिया, आज देखिए जलकुंभी हो रही है, काई छाई हुई है। हमारा हिसाब पूछने का समय नहीं है। उन्होंने कहा था हम ये विदिशा को एक शिक्षा का हब बनाएंगे। विदिशा का इंजीनियरिंग कॉलेज मिट गया, क्या है कॉलेज मिट गया। पहले अंतरात्मा की आवाज बता दीजिए, क्या है अंतरात्मा की आवाज इस समय आपकी? हम जीते थे और जीतेंगे, यही हमारी अंतरात्मा की आवाज है। इस क्षेत्र की जनता की हमने सेवा करी है, ईमानदार चरित्र है। एक दाग आज तक इस राजनीति के 50 साल में प्रताप भानु शर्मा पर कोई दिखा नहीं सकता है। हमने अपने आत्म सम्मान की रक्षा की है, जनता के विश्वास को, आशीर्वाद का आदर किया है, और फिर से क्षेत्र के विकास का 5 साल का संकल्प हमने नर्मदा मैया के जल से लेकर किया है और जलाभिषेक करेंगे। अब जाहिर है आपका ये दमखम है, ये लोगों को पसंद आएगा। आगे बात करें उससे पहले ये जो तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, हमें लग रहा है जैसे हम इलाहाबाद के आनंद भवन में आ गए। नहीं, ये बात सही है। हमारे यहाँ राजीव जी और सोनिया जी आए थे जब मुख्यमंत्री वोरा जी थे, मैं हूँ, साथ में देख रहे होंगे आप उसमें। और ये सिर्फ किसानों से चर्चा करने का कार्यक्रम राजीव गांधी ने बनाया था कि वो सीधे 1-to-1 में 25-30 हजार किसान थे हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र में। ये सेव गांव जो नटेरन तहसील में पलंग पर बैठे, मंच नहीं है बड़ा, देख लीजिए आप, पलंग पर बैठकर उन्होंने चर्चा करी। और उनके आने का परिणाम यह हुआ कि बाढ़ सगड़ नदी पर हमें सिंचाई योजनाएं मिली और करीब आज 1 लाख एकड़ से ज्यादा। राजीव गांधी से काफी अच्छे रिश्ते थे आपके, कई तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। राजीव गांधी जी ने एक इंजीनियर होने के नाते मुझे महत्व दिया। अच्छी कंसल्टेटिव कमेटियों में उन्होंने रखा राजीव गांधी ने। परमाणु ऊर्जा, विज्ञान, स्पेस, फॉरेस्ट डेवलपमेंट और जितनी भी तकनीकी जो प्रधानमंत्री के अधीनस्थ कमेटियां रहती हैं, उसमें मैं रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। माधवराव सिंधिया के आप काफी करीब रहे। हाँ, माधवराव सिंधिया जी जब पहली बार विदिशा आए थे उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रेसिडेंट था और ये उसमें डेट डली हुई है। उनको लेकर हम अपने छात्र संघ के संगठन के शपथ विधि कार्यक्रम में ले गए थे। और एक बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे माधवराव सिंधिया, जिनका हर वर्ग, हर दल, हर समाज सम्मान करता था। वो छात्र राजनीति से। तो अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं इस समय? तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा, मैं आपकी इज्जत की, आदर्श की रक्षा करूंगा, मैं विदिशा रायसेन जनता जनार्दन की सेवा करूंगा,
नौजवानों को रोजगार दूंगा, किसानों को उनका हक दिलाऊंगा। जो हमारे राहुल गांधी ने कहा है कि हम एमएसपी का कानून बना देंगे, और वो एमएसपी का कानून बड़ा क्रांतिकारी है। स्वामीनाथन ने कहा है कि C2 के आधार पर विक्रय मूल्य, समर्थन मूल्य किसान का तय होना चाहिए। मतलब यदि हमारे गेहूं की लागत 2000 रुपए आ रही है इनपुट कॉस्ट मिलाकर, तो C2 ये कहता है कि उसका 50% जोड़कर 3000 रुपए उसकी एमएसपी समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम वो 50% बढ़ाकर उसको 3000 रुपया यदि आता है तो हम 3000 रुपए प्रति क्विंटल किसान को देंगे। 30 लाख लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे पहले साल में। ये भी हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, उस पर हम अमल कर रहे हैं, जन जन तक ये बात पहुंचा रहे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कितनी सीटें पा पाएगी मध्य प्रदेश में? मुझे लगता है हम 50-50 कर लेंगे। छिंदवाड़ा तो जीतेंगे, बची 14 सीटें हमारी होना चाहिए। आप तो फिर भी विनम्र हैं, और बीजेपी कह रही है कि 29 की 29 सीटें। यही तो बीजेपी का अहंकार है। हम तो जनता की आवाज कह रहे हैं, जनता विनम्र है, जनता ही फैसला करती है। अब मुझे बताइए, लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल फैसला करता है या जनता जनार्दन फैसला करती है? उनका अहंकार यही है कि हम एक यदि सीट कांग्रेस के पास है, हम उसे भी लेना चाहेंगे। और हमारा कहना यह है कि वो तो कांग्रेस की है ही, हम 28 में से 14 कर लेंगे। इससे बड़ी न्यायप्रिय बात और क्या हो सकती है? जनता के ऊपर विश्वास है, परिवर्तन होगा, देश की राजनीति में परिवर्तन होगा। ये भ्रष्टाचार की और झूठ बोलने की राजनीति, आतंक की राजनीति, अधिनायकवाद की राजनीति खत्म होगी। स्मृति ईरानी ने आज एक रैली में कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो बिखरा हुआ है और उसके पास कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नहीं मानता, इसलिए लॉन्च नहीं किया। तो ये सारे आरोप लगा रही हैं स्मृति ईरानी, और ये कह रही हैं कि राहुल गांधी को कोई नेता नहीं मानता पीएम पद के लिए। देखिए, स्मृति ईरानी शुरू से ही राहुल जी के प्रति जिलेस है और उनकी हर तरह से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी वाले भी उनके चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं, और जो बात मोदी कहते हैं कि इधर से आलू दोगे उधर से सोना निकलेगा, वो एडिटिंग करके फोर्जरी करके फर्जी तरीके से राजीव गांधी और राहुल गांधी के उसमें वीडियो में उन्होंने डाल दिया। तो इनका झूठ बोलना, जोर से झूठ बोलना, 100 बार झूठ बोलना, ये इनकी राजनीति रह गई है। और मीडिया का भी जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं, पेड न्यूज जिस तरह से ये देते हैं, पैकेज ये देते हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पूरे मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे भारत की राजनीति को कंट्रोल करना चाहते हैं, विपक्ष को नष्ट करना चाहते हैं। विपक्ष का जो पैसे का एक आधार चंदे का सहयोग का होता है, उसको भी इन्होंने सीज कराने का प्रयास किया। हमारे 3.5 हजार करोड़ का रिकवरी नोटिस इनकम टैक्स से निकाल दिया। इसके पहले कभी नहीं निकला, 10 साल में भी नहीं निकला, 5 साल में भी नहीं निकला। चुनाव के समय ये काम क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध करार दे दिया कि जुलाई तक इसमें कुछ नहीं होगा, इसको हम स्थगित करते हैं। ऐसे ही क्या हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? 16,000 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैम, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है वो। काले धन को सफेद करके एक ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, आईटी का डर बताकर अब पैसे वसूल कर रहे हो, चंदे का धंधा कर रहे हो। चंदा सब खा जाएंगे, नाम नहीं बताएंगे। स्टेट बैंक पे अब दबाव दे रहे हो कि लिस्ट मत दो, नाम मत बताओ। क्या डर है? क्योंकि मालूम था कि मेगा इंडस्ट्रीज पे 900 करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने बॉन्ड्स लिए हैं। तो ये वही मेगा इंडस्ट्री है जिसे उन्होंने 2-2.5 हजार करोड़ का निर्माण कार्य दिए, छापे डाले कई जगह। लॉटरी वाले का 1350 करोड़ लॉटरी, कितना पैसा उसने दिया है। ये एक बड़ी शर्मनाक बात हुई है। आजाद हिंदुस्तान में मैं अपने 50 वर्ष के राजनीतिक अनुभव पे कह सकता हूं, मैंने इतना भ्रष्टाचार मोदी के नाक के नीचे होते हुए नहीं देखा। और उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सरकारी दबाव डाले गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके दरवाजे किसानों के लिए राष्ट्रीयकृत करके इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस सरकार ने खोल दिए थे,
वो आप काले धन को सफेद करने के लिए यूज कर रहे हो, किसान के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं। इस भ्रष्ट शासन को तो हटना पड़ेगा। स्मृति ईरानी बहुत तीखे तेवर में हैं और आज उन्होंने ये तक कहा कि राहुल गांधी ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया है, लेकिन हमारे रहते मां भारती का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये टुकड़े टुकड़े की बात इस स्मृति ईरानी के दिमाग में आती क्यों है? हम तो ये सोच के परेशान हैं। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतवर्ष एक है। भारतवर्ष की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने आहुति दी है, नेताओं ने आहुति दी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आहुति दी है। उनका तो ये कभी नाम लेते नहीं है। ये आरोप लगाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, ये आरोप लगाते हैं महात्मा गांधी पर, ये आरोप लगाते हैं और फ्रीडम फाइटर्स पर, चाहे मौलाना आजाद हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, इंदिरा जी हों। महात्मा गांधी को कहाँ पूछते हैं? इनका बस चले तो वो गोडसे की पूजन करवाने लगे, उनके मंदिर बना रहे हैं। ये शर्मनाक वाकये से बचना है, इस मोदी सरकार को हटाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको, जैसे आप अपने लिए कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, पूरे इस इलेक्शन में कितनी सीटें आपको लग रहा है? क्या कोई जरा भी संभावना है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, या फिर आगे की तैयारी के लिए आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इस 2024 के चुनाव में कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और जो हमारा 19-20 पार्टियों के साथ मजबूत गठबंधन है, ये कितना ही आरोप लगाते रहें, कितनी ही मनगढ़ंत स्टोरियां सुनाते रहें, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। एक मोटा मोटा हिसाब देख लें, मध्य प्रदेश में भाजपा की सीटें घटेंगी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सीटें घटेंगी। क्यों? अभी पूरी की पूरी सीट लिए बैठे हैं, 29 में से 28, बढ़ना तो है नहीं। अब 30 की 28 की 35 तो हो नहीं सकती, 20 हो सकती हैं, 14-15 हो सकती हैं। क्या होगा आप देखिए, राजस्थान में वहां भी सीट घटेंगी, गुजरात में इनकी सीट घटेंगी, उत्तर प्रदेश में इनकी सीट घटेंगी, आपको बिहार में इनकी सीट घटेंगी, और दक्षिण भारत में तो इनका कोई संभावना ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 170-80 के पार भी हो पाएंगे। इसलिए ये इनके मन में जो एक शंका पैदा हो रही है, एक आत्मविश्वास इस सरकार का, इस पार्टी का डिग गया है कि अब इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, क्योंकि जो गठबंधन मजबूत है, जो इनका वोटिंग प्रतिशत हम लोगों का जो डिवाइड होता था, इस 2024 के चुनाव में वो यूनाइट होगा, डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कौन बने ये इसके बाद तय किया जाएगा। राहुल गांधी ने साफ कह दिया, स्मृति ईरानी क्या कहती हैं, हम उनके कहने को कचरे की डलिया में फेंकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद का कोई मैं दावेदार नहीं हूं, और ये चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद कंसेंसस से तय किया जाएगा। इंडिया गठबंधन में एकजुटता है, कंसेंसस है, ये बदलाव की बयार पूरे देश में है। अगर किसी एक नाम की चर्चा न भी की जाए प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से, क्या 3-4 नाम आप बता सकते हैं जो आपको लगता हो कि जिन पर विचार हो सकता है? देखिए, जब कंसेंसस बनता है तो एक नाम पे ही बनता है, और आज इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं है। उसे भविष्य की गर्त में ही रहना चाहिए। फिर जब कंसेंसस बनेगा, आप हमसे सवाल ही नहीं करेंगे। प्रताप जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। रविकांत, एबीपी न्यूज, विदिशा। थैंक यू।